हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इकोनॉमिक्स 12th स्टैंडर्ड के डिस्टिंग्विश बिटवीन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें है चैप्टर नंबर 8 दैट इज पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, आप लोगों ने इसके पहले के चैप्टर्स अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत पॉजिटिव रिप्लाई कर रहे हैं और इसका बहुत एडवांटेज ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे हमको दो चीजें समझ में आ रही है कि चैप्टर वाइज भी रिवीजन हो रहा है और साथ ही साथ हमारे पास बर्डन भी नहीं आ रहा है कि हमें क्वेश्चन बैंक को जो 30-35 क्वेश्चन है उसको हमको एक साथ करने की जरूरत नहीं है और बहुत इजी तरीके से मैंने कराने की कोशिश भी की है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि चैनल को आपकी जरूरत है और आपको चैनल की जरूरत है, क्योंकि हमें आपको सिर्फ पढ़ाना भी है और साथ ही साथ आपके सिलेबस को भी अच्छी तरीके से समझा कर देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक सही गाइडेंस और सही प्लानिंग के तहत चलते रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पूरा बीके पढ़ा है, उसके भी लिंक आपको वहां पर अवेलेबल है, तो उसका पूरा एडवांटेज आप लोग ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कीजिए और सारे जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पब्लिक फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन अ पब्लिक फाइनेंस एम्स टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी, मतलब जब सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देने के बारे में सोचा जाता है, जब सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देने के बारे में सोचा जाता है तो उसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। और जब प्राइवेट फाइनेंस एम्स टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, प्राइवेट फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म्स को ही फायदा पहुंचाने के बारे में सोचा जाता है। क्या कहा मैंने? जब आप सोसाइटी के बारे में सोचते हो, सोसाइटी को मैक्सिमम एडवांटेज देने के बारे में सोचते हो, तो आप जिस पैसे में निवेश करें उसको पब्लिक फाइनेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म्स को एडवांटेज देने के बारे में सोच रहे हो तो वो प्राइवेट फाइनेंस के अंदर चला जाता है। गवर्नमेंट फर्स्ट डिटरमाइंस द वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेज ऑफ इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट पहले देखती है कि भाई साहब हमें कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा खर्चा करना है। तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के जितने तरीके उससे कई गुना ज्यादा उसके एक्सपेंडिचर के तरीके हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है लोगों की भलाई करना, लोगों के ऊपर खर्चा करना, लोगों के एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करना। But an individual consider his income and then determines the volume of expenditure। लेकिन जब हम लोग प्राइवेट फाइनेंस की बात करते हैं तो प्राइवेट फाइनेंस सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट फर्म के ही वॉल्यूम्स को डिटरमाइन करके उसके एक्सपेंडिचर को देखने की कोशिश करता है। गवर्नमेंट गेट्स हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट इन द मार्केट। गवर्नमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है जब वो पब्लिक फाइनेंस देखता है। हाई डिग्री ऑफ क्रेडिट, मार्केट में ज्यादा क्रेडिबिलिटी की बात करो तो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, बट क्रेडिट ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल इज लिमिटेड। मतलब अगर मैंने मार्केट से लोन लिया है तो मैं लेकर भाग भी सकता, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी, मैंने अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाया है, मैंने अगर प्राइवेट बॉन्ड में पैसा लगाया है, तो मुझे इतना पता है प्राइवेट बॉन्ड वाले भाग सकते, लेकिन गवर्नमेंट कहीं भी जा नहीं सकती। मेरा पैसा गवर्नमेंट से डूबने वाला नहीं है। द गवर्नमेंट कैन प्रिंट नोट्स थ्रू आरबीआई। पब्लिक फाइनेंस को फाइनेंस करने के लिए नोट्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। पैसे कहां से प्रिंट हो गए? आरबीआई के थ्रू। बट प्राइवेट इंडिविजुअल डज नॉट एंजॉय द राइट टू प्रिंट करेंसी। करेंसी को प्रिंट करने का अधिकार किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को नहीं है। पब्लिक फाइनेंस इज मोर इलास्टिक, मोर फ्लेक्सिबल। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पब्लिक फाइनेंस में होती है। प्राइवेट फाइनेंस में देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक फाइनेंस हैज ट्रिमेंडस इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑफ कंट्री, यानी देश के तरक्की के अंदर अगर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसी का होगा तो वो पब्लिक फाइनेंस का है, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंडिचर, इट इज अ फाइनेंस डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट फाइनेंसेस हैज मार्जिनल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। देश की तरक्की में प्राइवेट फाइनेंसेस का भी योगदान होता है, लेकिन उसका एक तय समय सीमा, उसके एक लिमिटेशंस है।
ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, इट इज अ फाइनेंस विच इज डन बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट फाइनेंस इज डन बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट फर्म, जिसकी एक सीमा है, प्राइवेट पब्लिक फाइनेंस की कोई सीमा नहीं है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पब्लिक फाइनेंस के थ्रू ज्यादा है, बट प्राइवेट इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी मार्केट में थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों में क्या फर्क है। एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग खर्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। The expenditure incurred for carrying out day-to-day functions of government departments and various services is called as revenue expenditure। जब हम गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डेली एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट की डिफरेंट सर्विसेज पर जो डे टू डे बेसिस पर खर्चा किया जाता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। नेक्स्ट, the expenditure incurred for progress and development of the country is called capital expenditure। जब कोई भी खर्चा किसी भी देश के तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए किया जाता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। देश में ब्रिज बनाने का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस ब्रिज को बनने के बाद जो मेंटेनेंस किया जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल बनाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उस हॉस्पिटल में मेंटेनेंस और डॉक्टर्स स्टाफ का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आएगा। रेवेन्यू इट इज रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। It can be development as well as non-development। Revenue expenditure development और non-development दोनों पर्पस के लिए हो सकता है, but capital expenditure is generally development and productive in nature, helps to increase the productive capacity of the nation। देश की तरक्की में सबसे ज्यादा योगदान अगर देना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, और जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसी के बाद आपको उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, उसी के बाद आप उसके डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स आपको दर्द देकर जाएगा वो डायरेक्ट टैक्स, और जो टैक्स आपको दर्द नहीं देगा वो इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे, आपने 100 रुपया कमाया, मैंने आपका कॉलर पकड़ा और बोला भाई साहब टैक्स भरो, डायरेक्ट टैक्स। आप कमा रहे हो, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स कर रहे हो। इफ यू आर अर्निंग इनकम तो यू हैव टू पे द टैक्स। लेकिन अगर आप पेंसिल खरीदने जाओ, रबड़ खरीदने जाओ, पार्ले जी का पैकेट खरीदने जाओ, या कोई भी थम्स अप की बोतल खरीदने जाओ, टाटा सुमो कार खरीदने जाओ, कुछ भी खरीदने जाओ, आपको जीएसटी तो पे करना ही है। तो वहां पर आपको बाय हुक और बाय क्रुक वो आपके प्रोडक्ट के साथ एक्यूमुलेट होकर आ जाएगा, तो इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द टैक्स पेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर की इनकम के ऊपर जो टैक्स पेयर जाएगा उसको डायरेक्ट टैक्स। मैं ज्यादा कमाऊंगा मुझे ज्यादा टैक्स बना, मैं कम कमाऊंगा मुझे कम टैक्स बना, मैंने कमाया ही नहीं तो मुझे टैक्स भी नहीं भरना है। इट इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर। Indirect tax is levied on goods and services. It is laid at the time of production or sale and purchase of the commodity and services। मैंने गुड्स खरीदा, you have to pay the GST। मैंने गुड्स बेचा, I have to collect the GST। मैंने प्रोडक्शन किया तो मुझे उसके ऊपर भी टैक्स बनाए, तो it is a tax which is based on goods and services। The burden is borne by the person on whom it is levied। It is impossible to shift it। यानी जिसने कमाया उसी को टैक्स बना। यू कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। मैंने नहीं कमाया तो आई हैव नॉट टू पे द टैक्स, मुझे टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकता। द बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर। बर्डन जो है वो दूसरे को शिफ्ट किया जा सकता है, दैट इज प्रोड्यूसर। कंज्यूमर तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन। द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। यानी जिसने कमाया उसी को भर रहा है, जो इंसिडेंस वही है, वही उसका इम्पैक्टफुल टैक्स पेयर है। बट द इम्पैक्ट इंसिडेंस फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। प्रोड्यूसर ने माल बनाया, माल बनाने के बाद उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया। तो इम्पैक्ट यहां पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट किया जा सकता है। पर्सनल इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। यहां पे सबसे बड़ा टैक्स का है जीएसटी।
जीएसटी जो है और कस्टम ड्यूटी है जो है वो आपके इनडायरेक्ट टैक्स के सबसे बड़े एग्जांपल्स माने जाते हैं। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश की तरफ आते हैं, दैट इज इंटरनल डेब्ट एंड एक्सटर्नल डेब्ट। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन, banks, central bank, financial institutions, business houses, etc. within as internal debt। मतलब जब गवर्नमेंट अपने देश के अंदर के लोगों से, सिटीजन से, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस हाउसेस, बिजनेस इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उनसे पैसे लेती है तो उसे हम इंटरनल डेब्ट कहते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब क्या? व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नोन एज एक्सटर्नल डेब्ट। मतलब गवर्नमेंट जब पैसा बोरो करती है, लेती है, उधार लेती है फॉरेन बैंकों से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से, बाहर के देशों के किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से, प्राइवेट बिजनेसमैन से, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल डेब्ट। देश के अंदर के लोगों से लोगे तो इंटरनल डेब्ट, देश के बाहर के लोगों से लोगे तो एक्सटर्नल डेब्ट। इट इज वॉलेंट्री और कंपलसरी नेचर। ऐसा कह सकते हैं इंटरनल डेब्ट वॉलेंट्री, इच्छानुसार हो सकता है या कंपलसरी भी हो सकता है, लेकिन एक्सटर्नल डेब्ट तो वॉलेंट्री ही है क्योंकि ये हमारे ऊपर है कि हम बाहर से पैसा लेते हैं या नहीं। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इंटरनल डेब्ट में हम जो भी पैसा लेंगे वो डोमेस्टिक करेंसी में होगा, बट एक्सटर्नल डेब्ट में वो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं। इट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट। इंटरनल डेब्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि भाई इंटरनल मामला, देश के अंदर का मामला है, ज्यादा कॉम्प्लिसिटीज नहीं आती। लेकिन जब दो देशों के बीच के ट्रांजेक्शन्स की बात होती है, दो देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है, तो द केसेस माइट बी कॉम्प्लेक्सिटीज, थोड़े से प्रॉब्लम्स तो आ सकते हैं मैनेज करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी तरीके की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आगे के 2 चैप्टर्स के डिस्टिंग्विश भी कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ छोटे छोटे वीडियोस इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपके छोटे छोटे टारगेट्स की बेसिस पर आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश हो जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।